समानुपात आपने बराबर किया, सरकार अब आएगी अपने पैटर्न। अब यूपी का युवा जाग गया है, वो अपने अधिकार की बात करता है, अपने अधिकार की मांग करता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह मेरे सारे काम हो चुके हैं, अभी हम कर लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं मौसम की वजह से, और बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी है शायद इसी वजह से। फ्रेंड्स, आप लोग अक्सर पूछते हैं कि हम घटना चक्र सॉल्व कर लें, क्या वहाँ से हमारा RO का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा? तो मैं आपको अगर वन वर्ड में आंसर करूँ तो आंसर होगा नो। रीज़न बताती हूँ। मेरे पास जो घटना चक्र है ये 2023 तक के जितने भी आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं लोक सेवा आयोग के द्वारा, यानी कि सिर्फ आपके यूपी के लोक सेवा आयोग नहीं, आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इन सारे स्टेट के लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं उसका जो भी क्वेश्चन है वो इसमें आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना % हमारे एग्जाम में हमको हेल्प मिल सकती है। तो मैं कहूँगी अगर बहुत ज़्यादा का टारगेट हम लेके चलते हैं तब भी 60% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, यानी कि डिक्टो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है क्वेश्चन का, अगर उसको आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसका समझ आपके अंदर बहुत अच्छी है, जैसे आपका बेसिक बहुत अच्छा तैयार है, तभी जाके आप इसके एक्सप्लेनेशन को उस हद तक आप कवर कर पाएंगे। तो अगर आप बहुत अच्छे से इसको लगाते हैं, बहुत अच्छे से कवर कर लेते हैं, बहुत टाइम देते हैं, तो आपका लगभग 60% प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है यहाँ से। लेकिन क्या 60% प्रिपरेशन के साथ आप एग्जाम में फाइट करके उन बच्चों के साथ मेरिट में आ सकते हैं जो बच्चे स्टैंडर्ड बुक भी फॉलो कर रहे हैं, अपना नोट्स भी बना रहे हैं, साथ में घटना चक्र पे भी टाइम दे रहे हैं? तो आप जब भी 100% प्रिपरेशन करके जाते हैं एग्जाम में तो आप अपना लगभग 70% के आसपास आप पहुंचते हैं, और अगर आप 70% क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो में आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। और जिस हिसाब से जीएस का पैटर्न है, क्योंकि जीएस आपका बहुत बड़ा एरिया है जीएस का, आप कितना भी पढ़ लीजिए, हिस्ट्री कितना भी पढ़ लीजिए, अगर 10 क्वेश्चन आता है तो 10 में 10 आप कभी भी नहीं सॉल्व कर पाते हैं। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट को मैं अगर छोड़ दूं, क्योंकि 1-2 स्टूडेंट आपको ऐसे मिल जाते हैं जिनका 100% स्कोर होता है किसी किसी सब्जेक्ट में। मैं एक कॉमन स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, एक ऐसे स्टूडेंट की बात कर रही हूँ जो बहुत हार्डवर्क के बाद मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बना पाता है। मैं खास करके ऐसे स्टूडेंट को टारगेट करके चलती हूँ। मैं खुद भी एक ऐसे ही एस्पिरेंट हूँ कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक एक क्वेश्चंस के लिए, तो मैं उसी अपने एफर्ट को टारगेट करके मैं वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे एस्पिरेंट की संख्या ज़्यादा है। तो हम जब भी अपना नोट्स बनाते हैं, जब भी हम स्टैंडर्ड बुक को रीड करते हैं, जब भी हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाते हैं, तो हमारे नए क्वेश्चंस भी तैयार होते हैं। और आप उठा के देखिए 11 तारीख का अगर पेपर, आप बहुत लेटेस्ट एग्जाम हुआ है आपका RO का, आप अगर 11 फरवरी का पेपर उठा के देखेंगे, 11 फरवरी के पेपर को जब एनालाइज करेंगे बहुत अच्छे से, तो आपको समझ आएगा कि केवल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हमारा काम नहीं चलने वाला है, हमें पढ़ना भी पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत सारी कोचिंगें अपना कोर्स तो कंप्लीट करा दी, लेकिन उन क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि हर बार एग्जाम आपसे कुछ नया एक्सपेक्ट करता है, कुछ नए क्वेश्चंस डालता है। अगर ना नए क्वेश्चंस डाले, एक ही पैटर्न पे सेम क्वेश्चन रिपीट करता रहेगा, तो फिर तो हर बच्चा मेरिट में आ जाएगा। आयोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम किस बच्चे को लें, किस बच्चे को बाहर करें। तो जो छटनी के लिए होता है ना, क्योंकि आपकी 300 सीट के लिए 10 लाख फॉर्म पड़े थे, मैं सिर्फ RO की सीट की बात कर रही हूँ, क्योंकि उसमें कॉमन एलिजिबिलिटी होती है, वो होती है ग्रेजुएट होना आपका। तो लगभग हर कोई ग्रेजुएट होता है, और ज़्यादा बच्चे RO के लिए ही फाइट करते हैं, क्योंकि हर किसी के पास O लेवल की डिग्री नहीं होती है। तो मेन मुद्दा जो होता है वो ये होता है कि हमको क्वेश्चन ऐसे बनाने, आयोग का जो माइंडसेट होता है वो ये होता है कि हमें क्वेश्चन पेपर ऐसे सेट करने हैं कि हमें जितने बच्चे चाहिए उतने बच्चे हम ईजिली छांट पाएँ वहाँ से। तो कुछ नए क्वेश्चंस ज़रूर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, कभी भी आपके प्रीवियस ईयर से पूरा क्वेश्चंस नहीं मैच करता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रख के अपनी स्टडी करिए, क्योंकि अगर आप 100% स्टडी करते हैं, तो मैं बार बार कह रही हूँ, आप 70 to 75% बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है अगर कर लेते हैं तो, और आप मेरिट में अपनी जगह बना सकते हैं, पक्की कर सकते हैं अपनी एक सीट। तो आप कभी भी आधी अधूरी प्रिपरेशन के साथ मत जाइए। और मुझसे अगर पूछते हैं आप, तो मैं यही कहूँगी कि नहीं, आप घटना चक्र से एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आपको ये सेटिस्फैक्शन होगी कि मैंने इतने कम टाइम में इतना स्कोर कर लिया, लेकिन मेरिट लिस्ट में आपकी जगह नहीं बन पाएगी।
फ्रेंड्स, आजकल सबसे ज़्यादा टाइम मेरा जो जाता है वो है नोट्स बनाने में, और मौलिक अधिकार का पहला क्लास अभी हमने कंप्लीट किया है, जिसमें सर ने लिखाया तो बहुत कम है, समझाया बहुत ज़्यादा है, और बहुत बड़ी बड़ी क्लासेज हो जा रही हैं, बहुत ऐसे थकान सी लग जाती है। तो फ्रेंड्स, जस्ट अभी हमने अपनी क्लास ख़त्म करी। क्लास ख़त्म करने के बाद हमने अपना लंच रख दिया था बनने के लिए, क्योंकि 15 से 20 मिनट लगता है लंच बनने में, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिंपल चावल दाल ही बनाना होता है। तो अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, लंच हमारा बन के रेडी है, हम करेंगे लंच। तो लंच करने के बाद हम सो गए थे, सो के जस्ट अभी जगे हैं और काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल थकान हो जाती है गर्मी की वजह से। जितनी स्टडी नहीं होती है उससे ज़्यादा थकान हो जाती है। और पानी तो हम बहुत पीते हैं, लेकिन फिर भी मुझे प्रॉब्लम हो जा रही है, क्योंकि कुछ भी ठंडी चीज़ें हम नहीं खा सकते। मुझे स्नोफिल्स की प्रॉब्लम है, तो ठंडी चीज़ें हम गर्मी में भी अवॉइड करते हैं। जैसे हम अगर एक केला भी खा लेते हैं तो हमारी तबीयत तुरंत ख़राब हो जाती है, ग्लूकॉन डी पी लेते हैं तो हमारी तबीयत तुरंत ख़राब हो जाती है। तो इसी वजह से हम अपने हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन गर्मी में सर्वाइव करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अभी मैं 1 कप चाय बना ली, क्योंकि कुछ तो खाने पीने को चाहिए ही, साथ में हम अपनी स्टडी कर लेते हैं। तो अभी हम अपने हिस्ट्री के नोट्स का रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री मेरी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है, तो हम नहीं चाहते कि उस चीज़ को हम भूलें। तो जैसे हम सो के जगते हैं उस टाइम पे थोड़ी सी सुस्ती लगी रहती है, तो उस टाइम पे मैं जल्दी 1 घंटा अपने हिस्ट्री के नोट्स का रिवीजन करूँगी। 1 घंटे में जितना रिवाइज हो जाए। अभी पॉलिटी में मेरी मौलिक अधिकार से क्लास चल रही है। तो मौलिक अधिकार बहुत लंबा चैप्टर है, उसमें टोटल 10 क्लास है और एक क्लास 2 घंटे की होती है। तो 2 दिन में उसको कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, कम से कम 3 दिन लगेंगे मुझे मौलिक अधिकार को कंप्लीट करने में। तो जब हमारा वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब हम वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग प्रिपरेशन तो कर रहे थे, लेकिन हम लोगों के पास कोई टारगेट नहीं था। अब हम लोगों के पास एक क्लियर टारगेट है 22 दिसंबर का। तो बस अपने 22 दिसंबर को ही ध्यान में रखना है और अपनी प्रिपरेशन करनी है, ताकि जब हम 22 दिसंबर को पेपर देने बैठे तो फुल कॉन्फिडेंट रहें और अच्छा स्कोर करें। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और मैं छत पे आ गई हूँ। और एक दोपहर में 2:30 बजे मैंने शॉर्ट्स अपलोड किए थे, उस पर मैंने जो मैटर था वो लिख तो दिया था वीडियो पे, लेकिन उसमें वॉइस ऐड करना मैं भूल गई। तो एक मेरी बहन ने कमेंट किया कि आप प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कर दीजिए कि ये क्या है। तो जो आपकी नई शिक्षक भर्ती नियमावली जारी हुई थी दिसंबर में, इस टाइम पे आप बहुत सारी वीडियोज यूट्यूब पे देख रहे होंगे, नई शिक्षक भर्ती नियमावली जून में बन के तैयार हो जाएगी। तो कोई नई शिक्षक भर्ती नियमावली मतलब कोई अलग से नियमावली नहीं बन रही है। जो दिसंबर में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किया था, उसी नियमावली में कुछ संशोधन हो रहे हैं। जैसे आपकी जूनियर की जो वैकेंसी आप देखते हैं उसमें बीटीसी वाले भी एलिजिबल होते हैं और बीएड वाले भी एलिजिबल होते हैं। तो इसको लेके थोड़ा सा उसमें संशय है कि क्या जो नई शिक्षक भर्ती नियमावली आएगी उसमें जूनियर वाली भर्ती में आपके रखने हैं बीटीसी वालों को कि नहीं रखने, क्योंकि जो बीटीसी वाले प्राइमरी में टीचर बन के जाते हैं उन्हीं का प्रमोशन होके जूनियर में वो मास्टर बनते हैं प्रमोशन के थ्रू। तो इस वजह से भी उसमें ऐड किया गया है बीटीसी वालों को, लेकिन अभी उस पर बहुत अच्छे से क्लियरिटी नहीं है कि जो आपकी नई शिक्षक भर्ती नियमावली आएगी उसमें बीटीसी वाले जूनियर के लिए एलिजिबल होंगे नहीं होंगे, बीएड वालों की एलिजिबिलिटी क्या होगी। क्योंकि पिछले टाइम आपने देखा है 2023 में बहुत सारे ऐसे डिसीजन आए अलग अलग स्टेट में जहां बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया। तो उसी को अच्छे से एनालाइज किया जा रहा है, ताकि ऐसा ना हो कि आगे चल के एलिजिबिलिटी को लेके कोई इशू हो। और रही बात, मैंने वो मेरिट को लेके वीडियो अपलोड किया था कि पहले क्या होता था, आपकी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती कराई जाती थी उसमें आपका 60% जो होता था वो सुपर टेट के मार्क्स जुड़ते थे और 40% जो होता था वो आपके एकेडमिक के मार्क्स जुड़ते थे, और वैसे आपकी फाइनल मेरिट बन के तैयार होती थी। लेकिन इस बार जो आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगा उसमें आपके एकेडमिक से कोई लेना देना नहीं है। इस बार आपका 100% जो रिटन एग्जाम होगा, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है उसके आपके मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट बनेगी। तो ये मेरे जैसे एस्पिरेंट के लिए बहुत राहत भरी खबर है, क्योंकि मेरे से कम मार्क्स पाने वाले बच्चे आज प्राइमरी में नौकरी कर रहे हैं और मैं अच्छा खासा मार्क्स पा के भी यहाँ बैठी हूँ, एक फेलियर का टैग लेके बेरोजगार हूँ। ना जाने कितनी समस्याएं 5 सालों में झेली है मैंने। तो मेरे लिए एक होप है, क्योंकि अब जो हम लोगों के बाद वाले बच्चे आ रहे हैं उनकी एकेडमिक इतनी अच्छी है कि आप रिटन एग्ज़ाम में कितना कवर कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके साथ फाइट करना। तो इसलिए
एक होप जगी है। और इसी खुशी में मैंने वो वीडियो शेयर किया था कि जो आपकी नई शिक्षक भर्ती नियमावली जारी हुई है उसमें 100% जो मेरिट बनेगी वो आपके रिटन एग्जाम के बेसिस पे बनेगी, ना कि आपकी एकेडमिक। जो आपका उस टाइम पे एग्जाम होगा सुपर टेट का, उसके बेसिस पे मेरिट बनेगी। उस टाइम का 60% और इस टाइम का 99%, आप अगर मैं कहूँ कि बराबर हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि आज के टाइम में आपको 30% आपकी स्कूल से मिल जाते हैं। आप कैसे हैं पढ़ने में, जिसको बहुत मिनिमम मार्क्स मिलता है उसको भी 27% तो मिल ही जाता है और हाईएस्ट 30% होता है। तो हर स्कूल चाहता है कि हम अपने बच्चे को, अगर हमारे हाथ में मार्क्स है तो हम अच्छे से अच्छा मार्क्स दें, ताकि हम मार्केट में ये दिखा सकें कि हमारे यहाँ पढ़ने वाला बच्चा टॉप कर गया है। तो ये जो मेरिट की होड़ है इसमें कहीं हम लोग पीछे छूट जाते, तो ये बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए। तो बस यही एक मैटर था जिसमें मैं अपना वॉइस ऐड करना भूल गई और वो वीडियो अपलोड कर दिया मैंने जल्दी में, क्योंकि तबीयत आजकल मेरी नहीं सही रहती है। तो कई बार ऐसा होता है कि वीडियो बनाने का मुझे मन नहीं करता है, लेकिन क्योंकि मेरा ये काम है तो करना ही है हमको। तो बस यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। और आप लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सुपर टेट का एग्ज़ाम कब तक होगा, तो अभी आपके 2024 में सुपर टेट का एग्ज़ाम नहीं होगा, अगर बहुत जल्दी एग्ज़ाम होगा तब भी जाके आपको 2025 के जनवरी या फरवरी में सुपर टेट का एग्ज़ाम देखने को मिल सकता है, अगर नवंबर में आपका यूपी टेट हो जाता है तो। क्योंकि जिस हिसाब से अभी योगी जी एक्शन में है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि क्योंकि अभी आचार संहिता लगा हुआ था तो अस्थायी अध्यक्ष और जो भी थे वहाँ नियुक्त हुए थे अधिकारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के, तो अब स्थायी अधिकारी जब नियुक्त हो जाएंगे और अगर वो सही तरीके से काम करते हैं तो जाके आपका नवंबर में यूपी टेट कराएगा और उसके बाद आपका सुपर टेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। या हो सकता है कि यूपी टेट और सुपर टेट का नोटिफिकेशन साथ में आ जाए 2018 वाली भर्ती की तरह, कि जैसे ही आपका यूपी टेट कराए उसके जस्ट 1 महीने बाद आपका सुपर टेट करा ले। तो आप पहले से पढ़ते रहिए, इस बार फाइट इक्वल होने वाला है। ये बहुत अनफेयर हो जाता था जब एकेडमिक जुड़ती थी, क्योंकि पहले के बच्चों की एकेडमिक इतनी अच्छी नहीं थी, तो इस एग्ज़ाम में वो अच्छे मार्क्स ला के भी पीछे रह जाते थे। मेरे साथ की हैं, मेरी सीनियर थी, उनका 105 नंबर था सुपर टेट में, लेकिन वो आज बेरोजगार हैं। तो ये बहुत अनफेयर हो जाता था, क्योंकि हमने भी तो भाई मेहनत करके पढ़ाई करी है ना। अगर हम सुपर टेट में ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं, एकेडमिक हमारी कम है, तो उसमें मेरी क्या गलती है। अब ऐसा थोड़ी होता है, उस टाइम पे एकेडमिक कम बनती ही थी, ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ते नहीं थे, उस टाइम पे एकेडमिक कम बनती ही थी। तो बहुत टफ हो जाता है उन बच्चों के साथ फाइट करना जिनकी एकेडमिक 80 है, 85 है, बन रही है, हाई स्कूल इंटर की मेरिट 80-85 बन रही है, तो उनका जो एकेडमिक गुणांक होता था वो बहुत हाईएस्ट हो जाता था और उनसे हम बहुत पीछे हो जाते थे। तो ये बहुत अच्छी खबर है और आप लोग अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। सिलेबस आपका चेंज होके आएगा, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में गुणांक का जो भी तरीका था अगर वो चेंज हो गया, जैसे आपका एकेडमिक और रिटन एग्ज़ाम के मार्क्स जुड़ के आपका गुणांक बनता था, तो अगर वो चेंज हो गया तो सिलेबस भी चेंज होके आएगा। तो सीडीपी को मैं कहूँगी अगर आप चाहें तो साइड कर दीजिए, बाकी सिलेबस का आपका जो पोर्शन है उसको आप कंप्लीट करते रहिए। जैसे जीएस हो गया, आपका हिंदी हो गया और इंग्लिश या संस्कृत, कोई 2 लैंग्वेज में से एक तो रहेगी। ये यूपी का पैटर्न है, तो यूपी का जब भी सुपर टेट होगा ये दोनों सब्जेक्ट में से कोई एक न एक आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो ये आप तैयार करते रहिए, जिसको आप प्रेफरेंस देते हैं, चाहे आप संस्कृत हो या फिर इंग्लिश हो। और दूसरी चीज़ कि आप मैथ पढ़ते रहिए, क्योंकि मैथ कभी भी आपके पीआरटी के सिलेबस से बाहर नहीं होने वाला है, तो मैथ पढ़ते रहिए। तो जो कॉमन सब्जेक्ट है उसको आप तैयार करते रहिए। हिंदी आप तैयार करते रहिए, क्योंकि हिंदी कभी भी आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। हम लोग हिंदी भाषी प्रदेश के नागरिक हैं, हम लोग हिंदी भाषी प्रदेश के बच्चों को पढ़ाएंगे, तो हिंदी हम लोगों को आनी चाहिए। तो हिंदी के क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, पैटर्न चाहे जितना चेंज हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जो कॉमन सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन में आप लग जाइए, ताकि जब भी आपका नोटिफिकेशन आउट हो सुपर टेट का, तो आपके लिए जो प्रिपरेशन करना हो जितने पोर्शन का वो कम वर्डन हो आपके पास और आप अच्छी स्थिति में खुद को पाएं। उस टाइम पे आप पैनिक नहीं करेंगे, बहुत अच्छे से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और इस बार फाइट वापस से कह रही हूँ इक्वल होने वाली है, तो एक उम्मीद है कि चलो इस बार वैकेंसी आएगी तो हम एक सीट पक्की निकाल ले जाएंगे। तो बस यही कहूँगी, आप भी अपने ऊपर यही विश्वास रखिए और अपनी स्टडी में लग जाइए। बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और यूपी में शिक्षक भर्ती की स्थिति क्या है ये आपको भी पता है। इस बार अनुपात समानुपात आपने बराबर किया
सरकार अब आएगी, अपने पैटर्न पे काम करेगी, क्योंकि उसे भी पता है कि अगला विधानसभा चुनाव है और उसमें कोई भी एक्सक्यूज काम नहीं आने वाले हैं। अब यूपी का युवा जाग गया है, वो अपने अधिकार की बात करता है, अपने अधिकार की मांग करता है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।